नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए निजी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा, केंद्र और असम सरकार राज्य के ढांचागत विकास के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। श्री मोदी आज पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में कई रेल परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। पुद्दुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने विधानसभा में बहुमत खोने के बाद उपराज्यपाल को त्याग पत्र सौंपा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2021-22 के लिए 5,50,000 करोड़ रुपए से अधिक का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया। जम्मू कश्मीर में बनिहाल बारामूला रेल सेवा 11 महीने बाद फिर शुरू। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के नौगांव रेलवे स्टेशन के निकट सुरक्षा बलों ने एक आईईडी निष्क्रिय किया। महाराष्ट्र में कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक समारोहों पर प्रतिबंध। और पाकिस्तान के बारे में फैसला लेने के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यदल की 3 दिन की पूर्ण बैठक आज से शुरू। दोपहर समाचार में मुकेश कुमार के साथ मैं कनकलता। कोविड महामारी से देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि निजी क्षेत्र रक्षा उत्पादों के बारे में अनुसंधान, डिजाइन और उनके देश में विनिर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना सकता है। उन्होंने निजी क्षेत्र से अपील की कि वो सरकार के साथ पूरे तालमेल से कार्य करे ताकि 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुसार रक्षा टेक्नोलॉजी विकसित करने की कार्य योजना तैयार हो सके। प्राइवेट सेक्टर को आगे लाने के लिए, उनके लिए काम करना और आसान बनाने के लिए सरकार उनके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर बल दे रही है। मैं डिफेंस सेक्टर में आ रहे प्राइवेट सेक्टर की एक चिंता भी समझता हूं। अर्थव्यवस्था के अन्य सेक्टर्स के मुकाबले डिफेंस सेक्टर में सरकार का दखल कई गुना ज्यादा है, क्योंकि यह सेक्टर नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। लेकिन साथ ही प्राइवेट सेक्टर की साझेदारी के बिना 21वीं सदी का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम खड़ा नहीं हो सकता, यह भी मैं तो भली भांति समझता हूं। 2021-22 के केंद्रीय बजट में रक्षा क्षेत्र के प्रावधानों पर कारगर तरीके से अमल के बारे में आज एक वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा मंत्रालय के खर्च में 19% की बढ़ोतरी रक्षा क्षेत्र के आधुनिकीकरण की सरकार की वचनबद्धता को प्रदर्शित करती है। उन्होंने कहा कि पूंजीगत बजट में रक्षा सामग्री की देश में ही खरीद की व्यवस्था की गई है। रक्षा उपकरणों के आयात पर निर्भरता कम करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश को रक्षा उपकरणों का आयात करने की बजाय निर्यातक देश बनने की प्रयास करना चाहिए। हथियार और मिलिट्री इक्विपमेंट बनाने का भारत के पास सदियों पुराना अनुभव है। आजादी के पहले हमारे यहाँ सैकड़ों ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां होती थी। दोनों विश्व युद्धों में भारत से बड़े पैमाने पर हथियार बनाकर भेजे गए थे, लेकिन आजादी के बाद अनेक वजहों से इस व्यवस्था को उतना मजबूत नहीं किया गया जितना किया जाना चाहिए था। आज भारत विश्व के सबसे बड़े डिफेंस इंपोर्टर्स में से है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार रक्षा प्रौद्योगिकी और उपकरणों के स्वदेश में ही निर्माण को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा स्टार्टअप क्षेत्र को फायदा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में विकसित किए जा रहे रक्षा कॉरिडोर से स्थानीय उद्यमियों और कंपनियों को फायदा होगा। उन्होंने ये भी कहा कि आज जो सुधार किए जा रहे हैं, उनसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को अधिक स्वतंत्रता मिलेगी और उनका विस्तार हो सकेगा। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने 100 महत्वपूर्ण रक्षा वस्तुओं की सूची तैयार की है, जिसे नकारात्मक सूची नाम दिया गया है। लेकिन इस सूची में शामिल उत्पादों के निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल कर सकारात्मक सूची लाई जा सकती है और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। भारत
रक्षा क्षेत्र में कैसे आत्मनिर्भर बने, इस संदर्भ में आज का ये संवाद मेरी दृष्टि से बहुत अहम है। बजट के बाद डिफेंस सेक्टर में क्या नई संभावनाएं बनी हैं, हमारी आगे की दिशा क्या हो, इस बारे में जानकारी और मंथन दोनों जरूरी है। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि सकारात्मक सूची से विनिर्माण की स्वदेशी क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी और देश में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी से पहले देश में सैकड़ों आयुध कारखाने थे, लेकिन स्वतंत्रता के बाद कई कारणों से इनका विकास नहीं हो सका। तेजस विमान की सफलता का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने अपने वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की क्षमताओं पर पूरा भरोसा किया है। आज का भारत इस स्थिति को बदलने के लिए कमर कस के काम कर रहा है। एक समय था जब हमारे अपने लड़ाकू विमान तेजस को फाइलों में बंद करने की नौबत आ गई थी, लेकिन हमारी सरकार ने अपने इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और तेजस की क्षमताओं पर भरोसा किया और आज तेजस शान से आसमान में उड़ान भर रहा है। कुछ सप्ताह पहले ही तेजस के लिए 48,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बजट में घरेलू और विदेशी रक्षा खरीद के लिए अलग पूंजीगत व्यय की व्यवस्था से देश के उद्योगों को काफी बढ़ावा मिलेगा। वर्ष 2021-22 के बजट प्रावधानों और प्रतिरक्षा क्षेत्र पर इसके असर पर अपने विचार साझा करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र के बारे में सरकार का दृष्टिकोण आत्मनिर्भरता की सोच पर आधारित है। केंद्रीय बजट के प्रावधानों का स्वागत करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि इसमें वायदों, क्षमताओं और प्रगति के बीच बड़ा अच्छा तालमेल रखा गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देश में केंद्र ने कोविड महामारी के प्रकोप से प्रभावित क्षेत्रों को मदद देने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराई है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि असम में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही हैं। उन्होंने आज धेमाजी जिले के सिलापाथेर में आयोजित एक कार्यक्रम में तेल और गैस क्षेत्र की कई महत्वपूर्ण योजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। बीते वर्षों में हमने भारत में ही रिफाइनिंग और इमरजेंसी के लिए ऑयल स्टोरेज कैपेसिटी को काफी ज्यादा बढ़ाया है। बोगाईगांव रिफाइनरी में भी रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़ाई गई है। आज जिस गैस यूनिट का लोकार्पण किया गया है वो यहां एलपीजी उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने वाला है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि असम में विकास की प्रचुर संभावनाएं हैं, लेकिन पिछली सरकारों ने विभिन्न क्षेत्रों में विकास की अवहेलना कर राज्य के साथ सौतेला व्यवहार किया। श्री मोदी ने इंडियन ऑयल की बोंगईगांव रिफाइनरी में इंडमैक्स इकाई, डिब्रूगढ़ के मधुबन में ऑल इंडिया लिमिटेड के दूसरे टैंक फार्म और तिनसुकिया के हेबेदा गांव में एक गैस कंप्रेसर स्टेशन भी राष्ट्र को डिजिटली समर्पित किया। उन्होंने धेमाजी इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन किया और सुआलकुची इंजीनियरिंग कॉलेज की आधारशिला रखी। लॉजिस्टिक पार्क पर काम भी शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में आज असम को 3,000 करोड़ से ज्यादा के एनर्जी और एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का एक नया उपहार मिला रहा है। और सुआलकुची में इंजीनियरिंग कॉलेज हो, बोगईगांव की रिफाइनरी के विस्तार का काम हो, डिब्रूगढ़ में सैकड़े टैंक फार्म हो या फिर तिनसुकिया में गैस कंप्रेसर स्टेशन, ये प्रोजेक्ट ऊर्जा और शिक्षा के हब के रूप में इस क्षेत्र की पहचान को सशक्त करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। आत्मनिर्भर भारत को गति देने में हमारे वैज्ञानिक, हमारे इंजीनियर, टेक्नीशियन के सशक्त टैलेंट पूल की बड़ी भूमिका है। बीते सालों में देश में एक ऐसा माहौल बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं जहां देश के नौजवान समस्याओं का समाधान नए नए इनोवेटिव तरीके से करें, स्टार्टअप से दें। आज पूरी दुनिया भारत के इंजीनियर्स का, भारत के टेक्नोक्रेट्स का लोहा मान रही है। असम के युवाओं को उनकी तो अद्भुत क्षमता, इस क्षमता को बढ़ाने के लिए
राज्य सरकार जी जान से जुटी है। इस अवसर पर असम के राज्यपाल, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, राज्य के वित्त मंत्री हिमंत बिस्व शर्मा और कई सांसद तथा विधायक उपस्थित थे। प्रधानमंत्री आज पश्चिम बंगाल में हुगली में अनेक रेल परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी ने ट्वीट संदेश में कहा कि पश्चिम बंगाल की महान धरती से अनेक विलक्षण व्यक्तियों ने राष्ट्र की प्रगति में योगदान किया है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास रहेगा कि पश्चिम बंगाल में उच्च कोटि के विकास कार्य हों। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले एक महीने में पश्चिम बंगाल के अपने तीसरे दौरे में नोआपाड़ा से दक्षिणेश्वर तक की मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन करेंगे। केंद्र सरकार द्वारा पूर्ण रूप से अनुदान प्राप्त 4 किलोमीटर से अधिक लंबी इस रेल लाइन के निर्माण पर 464 करोड़ रुपए की लागत आई है। ये रेल परियोजना कालीघाट स्थित मां काली के पवित्र मंदिर को दक्षिणेश्वर से जोड़ती है। प्रधानमंत्री कलईकुंडा से झारग्राम के बीच 30 किलोमीटर लंबी तीसरी लाइन का भी उद्घाटन करेंगे। ये खड़गपुर और आदित्यपुर के बीच 132 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का हिस्सा है। इसके निर्माण पर 1312 करोड़ रुपए की लागत आई है। प्रधानमंत्री अजीमगंज से लेकर खरगा घाट रोड रेल खंड के दोहरीकरण को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस परियोजना को लगभग 240 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया गया है। प्रधानमंत्री हावड़ा वर्धमान कॉर्ड लाइन के दनकुनी एवं बरुईपाड़ा के बीच लगभग 12 किलोमीटर लंबी चौथी लाइन और हावड़ा वर्धमान मेन लाइन रसूलपुर और मगरा के बीच लगभग 43 किलोमीटर लंबी तीसरी लाइन को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। रसूलपुर और मगरा के बीच तीसरी लाइन पर 759 करोड़ रुपए की लागत आई है, जबकि दनकुनी और बरुईपाड़ा के बीच चौथी लाइन 195 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की गई है। कोलकाता से प्रियंका की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अलका सिंह। प्रधानमंत्री हुगली जिले के शाहगंज में भाजपा द्वारा आयोजित जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कल खड़गपुर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आयुर्विज्ञान और शोध संस्थान का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आईआईटी खड़गपुर के 66वें दीक्षांत समारोह को भी संबोधित करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पुद्दुचेरी में वी नारायणसामी ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने में असफल रहने के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा अध्यक्ष शिव कोलुथे ने घोषणा की कि वी नारायणसामी सदन का विश्वास प्राप्त करने में असफल रहे हैं। इससे पहले उपराज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन ने श्री नारायणसामी से आज शाम 5 बजे तक सदन में अपना बहुमत साबित करने को कहा था। आज सुबह 10 बजे सदन की बैठक शुरू होते ही श्री नारायणसामी ने केंद्र सरकार पर सरकार चलाने में सहयोग न करने का आरोप लगाया। बाद में उन्होंने उपराज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। उन्होंने कहा कि उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगियों और अन्य सदस्यों तथा डीएमके सदस्यों ने भी उपराज्यपाल को अपने इस्तीफे सौंप दिए हैं। उन्होंने उपराज्यपाल से इस्तीफे स्वीकार करने का आग्रह किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज लगभग 5,50,270 लाख करोड़ रुपए का राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया। पहली बार किसी राज्य में कागज रहित बजट पेश किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य समाज के सभी वर्गों का समग्र विकास और राज्य को आत्मनिर्भर बनाना है। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में 4 क्षेत्रों बुनियादी विकास, जन स्वास्थ्य, मानव संसाधन विकास और कृषि पर प्रमुखता से जोर दिया गया है। बजट में 90,721 करोड़ रुपए वित्तीय घाटे का अनुमान व्यक्त किया गया है। राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई नई परियोजनाओं के लिए लगभग 27,598 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। किसानों के कल्याण के लिए आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना का प्रस्ताव किया गया है।
राज्य सरकार ने महिला सामर्थ्य योजना के तहत बेसहारा महिलाओं को न्यायालय से भरण पोषण भत्ता मिलने तक वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। श्री सुरेश खन्ना ने कहा कि कोरोना काल में सरकार ने किसानों की हर तरह से सहायता की और गन्ना किसानों को 1,23 करोड़ रुपए का भुगतान किया। इस सीजन में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की गई धान की खरीद के लिए 11,145 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के ऑनलाइन भुगतान किए गए। इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 27,110 करोड़ रुपए किसानों के खातों में अंतरित किए गए। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र आज राज्यपाल अनुसुईया उइके के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। राज्यपाल ने अपने भाषण में कहा कि राज्य ने कोविड महामारी के दौरान भी कई नई उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से 95% से अधिक धान की खरीद करने वाला देश का पहला राज्य है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कोरोना के दौरान मोहल्ला कक्षाएं और लाउडस्पीकर स्कूलों की शुरूआत कर स्कूली बच्चों की शिक्षा जारी रखी, जिससे 25 लाख से अधिक बच्चों को लाभ पहुंचा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अगले महीने की 1 तारीख को बजट पेश करेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। ये सत्र 26 मार्च तक चलेगा। इसके दौरान सुरक्षित दूरी के मापदंड और अन्य प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के विधायक गिरीश गौतम ने मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष के लिए अपना नामांकन भरा। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए निजी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा, केंद्र और असम सरकार राज्य के ढांचागत विकास के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। श्री मोदी आज पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में कई रेल परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। पुद्दुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने विधानसभा में बहुमत खोने के बाद उपराज्यपाल को त्यागपत्र सौंपा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2021-22 के लिए 5,50,000 करोड़ रुपए से अधिक का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया। जम्मू कश्मीर में बनिहाल बारामूला रेल सेवा 11 महीने बाद फिर शुरू। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के नौगांव रेलवे स्टेशन के निकट सुरक्षा बलों ने एक आईईडी निष्क्रिय किया। महाराष्ट्र में कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक समारोहों पर प्रतिबंध। और पाकिस्तान के बारे में फैसला लेने के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यदल की 3 दिन की पूर्ण बैठक आज से शुरू। महाराष्ट्र में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक समारोहों पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी गई है। बृहन मुंबई नगर निगम ने इस महीने की 20 तारीख को रेस्तरां, क्लब, जिमखाना और सिनेमा हॉल पर छापेमारी की और मास्क न पहनने वालों और कोविड के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। एमसीजीएम के अधिकारियों ने 16,154 उल्लंघनकर्ताओं से 32,30,000 जुर्माना वसूला, जो बिना फेस मास्क के पाए गए। एमसीजीएम के 24 वार्डों में से के पश्चिम वार्ड, जिसमें अंधेरी पश्चिम का क्षेत्र आता है, वहां अधिकतम 2,300 उल्लंघनकर्ता पाए गए थे। कल राज्य की जनता को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने वालों पर साफ नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा, एक व्यक्ति को टीका लगाने के बाद भी मास्क पहनना चाहिए। इस बीच नागपुर में कोविड मामलों में वृद्धि के मद्देनजर शहर के बाजार शनिवार और रविवार को बंद रहेंगे। इसके अलावा स्कूल और कॉलेजेस भी 7 मार्च तक बंद रहेंगे। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। केरल में कोविड मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कल 4,070 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। 4,345 लोग स्वस्थ भी हुए। संक्रमण से 15 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई है। राज्य में इससे मरने वालों की संख्या 4,089 हो गई है। वर्तमान में 58,313 रोगियों का इलाज चल रहा है। राज्य में स्वस्थ होने की दर में भी गिरावट आई है। इस बीच केंद्र सरकार ने उन जिलों में कड़े निवारक उपाय करने का निर्देश दिया है जहां कोविड रोगियों की संख्या बढ़ रही है। आरटीपीसीआर जांच बढ़ाने का भी निर्देश दिया गया है। कर्नाटक में कल कोविड के 413 नए मामले सामने आने के बाद कुल सक्रिय मामलों की संख्या 6,036 हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 353 लोग संक्रमण से ठीक हुए। इस दौरान कोरोना से 2 लोगों की मौत हुई। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिन से कोविड-19 महामारी के नए मामलों में वृद्धि दर्ज की गई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि रविवार को राज्य में कोविड संक्रमण की पुष्टि वाले 299 मामले दर्ज किए गए।
प्रदेश में कोविड पॉजिटिविटी दर बढ़कर 2.0% हो गई है। संक्रमण के कारण 4 मरीजों की मृत्यु के साथ मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 3,854 हो गई है। भोपाल में सक्रिय मामलों की संख्या 500, जबकि इंदौर में 612 है। प्रदेश में कल 238 रोगी संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 2,53,000 से अधिक है। 18 जिलों में कोई भी नया कोविड मामला सामने नहीं आया है। 5 जिले निवाड़ी, मंडला, भिंड, छतरपुर और मुरैना में कोई भी सक्रिय मामला नहीं है। इस बीच स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कोविड मामलों पर निगरानी बढ़ा दी है। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। देश भर में अब तक 1 करोड़ 11 लाख से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में 31,681 लोगों का टीकाकरण किया गया। इस बीच पिछले 24 घंटों में 9,000 से अधिक रोगियों के स्वस्थ होने से देश में संक्रमण से ठीक होने की दर 97.22% हो गई है। मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 1 करोड़ 6 लाख रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय देश में सक्रिय रोगियों की संख्या 1,50,000 से अधिक है, जो संक्रमण की पुष्टि वाले लोगों की कुल संख्या का 1.36% है। पिछले 24 घंटों में 14,199 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिससे देश में कोविड मामलों की कुल संख्या 1 करोड़ 10 लाख से अधिक हो गई है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने बताया है कि देश भर में विभिन्न प्रयोगशालाओं में पिछले 24 घंटों में 6,20,000 से अधिक कोरोना परीक्षण किए गए। अब तक देश भर में 21 करोड़ 15 लाख से अधिक कोरोना परीक्षण किए जा चुके हैं। कोविड टीकाकरण के मामले में बिहार देश में पहले स्थान पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार टीकाकरण के पहले चरण में 85% पात्र लोगों को राज्य में टीका लगाया गया। टीकाकरण के मामले में त्रिपुरा 83.2% के साथ दूसरे और ओडिशा 82% के साथ तीसरे स्थान पर है। बिहार में कुल 5,22,977 पात्र लोगों को कोविड का पहला टीका लगाया जा चुका है। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 39,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को दूसरे चरण का टीका लगाया जा चुका है। इस बीच बिहार में 2,60,088 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। वहां स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 99.21% हो गई है। ये राष्ट्रीय औसत से 1.96% ज्यादा है। जम्मू कश्मीर में बनिहाल बारामूला रेल सेवा आज से फिर शुरू हो गई है। ये सेवा कोविड महामारी के कारण पिछले 11 महीने से स्थगित थी। फिलहाल दोनों ओर से एक-एक रेलगाड़ी चलाई जा रही है। यात्रियों से कहा गया है कि वे कोविड-19 से संबंधित नियमों का पालन करें। बारामूला से बनिहाल और उत्तर रेलवे के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक ने आकाशवाणी को बताया कि कोविड की स्थिति सामान्य होने पर और रेलगाड़ियां भी चलाई जाएंगी। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थानीय रेल सेवा आज से शुरू हो गई। ये रेलगाड़ियां 11 महीने पहले लॉकडाउन के कारण बंद कर दी गई थीं। दिल्ली लोकल रेलगाड़ियों के साथ ही पड़ोसी राज्यों को जोड़ने वाली दिल्ली गाजियाबाद, दिल्ली पलवल और दिल्ली पानीपत सहित कई अनारक्षित मेल एक्सप्रेस रेलगाड़ियां भी शुरू हो गई हैं। दिल्ली से एनसीआर के बीच 14 पैसेंजर, 5 ईएमयू, 10 एमईएमयू और 6 डीजल रेलगाड़ियां चलेंगी। रेलवे ने यात्रियों से कोविड दिशा निर्देशों के अनुपालन के लिए मास्क और सुरक्षित दूरी बनाए रखने का अनुरोध किया है। उत्तर रेलवे ने यात्रियों के बीच 6 फीट की दूरी बनाए रखने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। अध्यक्ष डॉ मोना देसाई महिला और डॉ स्विंग आईएमए अहमदाबाद चर्चा में भाग लेंगी। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। टेलीफोन नंबर 011-2331-4444 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlert पर #AskAIR के जरिए भी सवाल पूछ सकते हैं। इस कार्यक्रम को आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। जम्मू कश्मीर में आज सवेरे श्रीनगर में नौगांव रेलवे स्टेशन के पास टीन के एक डिब्बे में लगाया गया आईईडी निष्क्रिय कर दिया गया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि सुरक्षा बल और पुलिस के गश्ती दल ने नौगांव स्टेशन से कुछ किलोमीटर दूरी पर एक पुल के पास एक आईईडी को देखा। इसके बाद बम निष्क्रिय दस्ते को बुलाया गया और इसे निष्क्रिय कर दिया गया।
वित्तीय कार्रवाई कार्यदल FATF की 3 दिवसीय बैठक आज से शुरू हो रही है, जिसमें पाकिस्तान की मुश्किलों का कोई अंत नहीं दिखाई पड़ रहा है। वैश्विक आतंकवाद रोधी संस्था की ग्रे लिस्ट में शामिल पाकिस्तान सदस्य देशों की मदद से इससे निकलने का प्रयास कर रहा है। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार कई यूरोपीय देशों का मानना है कि पाकिस्तान ने इस सूची से बाहर आने के लिए आवश्यक सभी बिंदुओं पर कार्रवाई नहीं की है। इस वजह से पाकिस्तान का इस साल जून से पहले इससे बाहर निकलना मुश्किल है। पिछले साल हुई बैठक में कार्यदल ने पाकिस्तान को वैश्विक धन शोधन और आतंकियों को धन उपलब्ध कराने के मामले में 27 कार्रवाई सूचियों में से 6 को पूरा करने में नाकाम रहने के कारण इस सूची में डाला था। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर अपने 2 दिवसीय दौरे के दूसरे और अंतिम दिन आज मॉरिशस पहुंचे। पोर्ट लुई में वित्त मंत्री आलन गन्नू ने उनकी अगवानी की। विदेश मंत्री ने आलन गन्नू को गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए धन्यवाद दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। पहली बार भारत सरकार लाई है बच्चों की फन और लर्निंग की जरूरत को पूरा करने वाले खिलौनों का अनोखा मेला द इंडिया टॉय फेयर 2021 27 फरवरी से 2 मार्च 2021। खेल है भाई, खेला है, बड़ा रंग बिरंगा खेला है, फन और लर्निंग से भरा खिलौनों का मेला है। पाएं 1200 से भी अधिक एग्जिबिटर से खिलौने खरीदने का सुनहरा मौका। रजिस्टर करें www.theindiatoyfair.in पे। ये आकाशवाणी है। असम के हस्तशिल्पियों ने वर्चुअल खिलौना मेला 2021 में भाग लेने की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। राज्य के धुबरी, नलबाड़ी, गुवाहाटी और अन्य स्थानों के दस्तकारों ने मेले के लिए विशेष खिलौने तैयार किए हैं। असम के कलाकारों का एक समूह मेले में परंपरागत खिलौनों के अलावा बहुत छोटे बच्चों के लिए आवाज करने वाले विशेष खिलौने और दिव्यांग बच्चों के खिलौने भी प्रदर्शित करेगा। उत्तर गुवाहाटी के पल्लवी क्रिएशंस ने स्कूली खिलौनों को प्रदर्शित करने की योजना बनाई है, जबकि नलबाड़ी का PD एंटरप्राइज टिकाऊ खिलौनों को मेले में प्रदर्शित करेगा। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राजधानी दिल्ली में आज आसमान साफ है। मुंबई में भी आसमान साफ है। तापमान 22 और 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। चेन्नई में दिन के समय आसमान में बादल छाए हुए हैं और हल्की वर्षा की संभावना है। कोलकाता में भी आसमान साफ है। जम्मू में आंशिक रूप से बादल छाए हुए हैं। श्रीनगर में आमतौर पर बादल छाए रहने की संभावना है। लेह में बादल छाए रहेंगे। गिलगित में भी आमतौर पर बादल छाए रहने के आसार हैं और हल्की वर्षा भी हो सकती है। मुजफ्फराबाद में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और वर्षा भी हो सकती है। तापमान 8 और 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। भारत रत्न से सम्मानित शास्त्रीय गायक पंडित भीमसेन जोशी की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका गायन। जो भजे हरि को जरा सोई परम पद पावेगा, सोई परम पद पावेगा। जो भजे हरि को सदा, जो भजे अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए निजी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा, केंद्र और असम सरकार राज्य के ढांचागत विकास के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। श्री मोदी आज पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में कई रेल परियोजनाओं की शुरूआत करेंगे। पुद्दुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने विधानसभा में बहुमत खोने के बाद उपराज्यपाल को त्यागपत्र सौंपा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2021-22 के लिए 5,50,000 करोड़ रुपए से अधिक का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया। जम्मू कश्मीर में बनिहाल बारामूला रेल सेवा 11 महीने बाद फिर शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के नौगांव रेलवे स्टेशन के निकट सुरक्षा बलों ने एक IED निष्क्रिय किया। महाराष्ट्र में कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक समारोहों पर प्रतिबंध। और पाकिस्तान के बारे में फैसला लेने के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यदल की 3 दिन की पूर्ण बैठक आज से शुरू।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।